तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक को उठाए हैं जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग देखने वाले हैं। और ये टॉपिक एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पूछना हो तो अगर ये सब से उसके टाइप से क्वेश्चन ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसके लिए जो है आप अपने क्वेश्चन बैंक को उठा के देखिएगा जो कितने ज़्यादा मात्रा में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और किस किस टाइप से पूछा जाता है, ये तो बताने के लिए हम हैं ही। ठीक। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों से हमने वादा किया, जैसे पहले आप लोगों को पढ़ाया करता था और पढ़ के पहले का स्टूडेंट अगर आप नहीं हो, जो पहले पढ़ चुके होंगे हमसे, उनसे पूछिएगा, अच्छा खासा नंबर जो है उनका गेन हुआ है। उनको स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला है हमारे पढ़ाने से। पूछिएगा, हम जो है दोस्तों 80 से 90% प्लस का टारगेट लेके चलते हैं, लेकिन किसी कारणवश मेरा वो पहले वाला चैनल जो है डिलीट हो गया और ये न्यू चैनल स्टार्ट किए हैं। और इसमें आप लोगों की मदद की भी हमें आवश्यकता होगी। और जब आप लोग हमें मदद कीजिएगा, हमको सब्सक्राइब कीजिएगा या तो क्लास आके देखिएगा, तो मैं भी अंदर से मोटिवेट होऊंगा और आप लोगों का बोर्ड का तैयारी जो है 80 कम से कम 80% प्लस जो है नंबर आपको दिलाने का मैं दावा करता हूँ। कौन कौन से सब्जेक्ट में? एक मैथमेटिक्स में और ऊपर से साइंस में। मैथमेटिक्स और साइंस में आपको मिनिमम नंबर जो आएगा 80 प्लस आएगा। और टारगेट हम लोग बिहार बोर्ड को लेके करेंगे। बिहार बोर्ड कहने का मतलब ये हुआ, सिलेबस तो मैं किसी भी बोर्ड से हो, आप लोग सबका मैं सिलेबस ख़त्म करवाऊंगा। काहे कि एनसीईआरटी को जो फॉलो करता है, मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी को जो बोर्ड पर फॉलो करता है, चाहे सीबीएसई हो, बीएसईबी हो या यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, उसमें एक काम करेगा, 100% काम करेगा। और जो एग्ज़ाम आप जाइएगा देने के लिए, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, बिहार बोर्ड को हम काहे बोले जो टारगेट कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, जो बिहार बोर्ड का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो टोटल मैं आपको करवाऊँगा। इस तरह से हम लोग का तैयारी रहेगा। अगर बोर्ड में जाए एग्ज़ाम देने के लिए और क्वेश्चन हमारे सामने आए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। इस प्रकार से जो है हम लोग तैयारी करेंगे। तो आपको पता ही होगा कि तैयारी कैसे करवाते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको साइंस बता देते हैं, फिर थ्योरी उसका बताते हैं। और मैथमेटिक्स का तो बात ही अलग है। जाके अगर नहीं देखे हो आप लोग क्लास, तो क्लास देखिए। मेरे में एक कमी है दोस्तों, मैं किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ाना पसंद करता हूँ। अभी जैसे हम क्लास लेंगे तो आप देखिएगा, क्लास जो चीज़ को कोई और टीचर 2 मिनट के अंदर समझा के आगे निकल जाते हैं, मैं उसी चीज़ पे 5 मिनट समय लेता हूँ। और जब आप वही 5 मिनट हमें दे देते हो तो दोबारा जो है उस चीज़ को समझने की, पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कहा जाता है ना, देर से आओ लेकिन दुरुस्त आओ। एक ही बार में हमको कंप्लीट करना होता है। काहे हम उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे? एक ही बार में सारा कंसेप्ट को हम क्लियर काहे नहीं कर लेंगे? तो हम जो है उसी पे काम करते हैं और आप लोगों को भी बहुत पसंद आती है हमारी क्लास। तो वो चैनल तो मेरा डिलीट हो गया। देखिए, आप इस पर आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो जब तक एग्ज़ाम होती है तब तक मैं आपका सिलेबस भी हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद टारगेट बैच के तौर पे आपको 1 से 2 महीना के लिए मिलेगा, जिसमें सिर्फ रिवीजन के तौर पे जो इम्पोर्टेंट सब रहेगा सिर्फ उसी ठो को देखेंगे। उससे सिलेबस तो छोटा छोटा पॉइंट लेके चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए। अब हमारा जो केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप बनता है, जो बहुत ही आसान है। पता नहीं क्यों स्टूडेंट बोलते हैं सर हमें समझ में ही नहीं आता है। और एग्ज़ाम में देखिएगा इसका क्वेश्चन इतना आसान पूछता है। अगर थोड़ा सा माइंड को एक अस्थिर करके इस चीज़ को देख लिए, समझ लिए, तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा इसको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया, या इसी को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संश्लेषण क्यों कहते हैं इसके बारे में भी जानकारी देंगे। इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन।
दोस्तों जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे या बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो बायोलॉजी में फोटोसिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण करना, सिंथेसिस का मतलब निर्माण करना होता है। तो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया, इस चीज़ को समझने के लिए हमें तत्व और यौगिक ये सब चीज़ को जानना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए। तो चलिए इसका पहले डिफिनेशन की ओर हम लोग चलते हैं, जो डिफिनेशन इसका क्या कहता है। तो संयोजन अभिक्रिया जो है ये किसी भी दो पदार्थ, हम पदार्थ बोल रहे हैं, जब हम पदार्थ बोले तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, पदार्थ या तो तत्व भी हो सकता है या यौगिक भी हो सकता है। कहने का मतलब या तो वो एलिमेंट हो जाएगा या वो कंपाउंड हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करे, यानी एक पदार्थ का निर्माण करे, तो वैसी अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया होती है। या इसको दूसरे तरह से हम लोग अगर समझने के प्रयास करें तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकर्मक रिएक्टेंट मिलकर एकल उत्पाद यानी वन प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो वो संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे बात आई पहले तत्व की, उसके बाद यौगिक की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तत्व को समझते हैं और यौगिक को समझते हैं। वैसे तो ये दूसरा चैप्टर का है, लेकिन जब तक नहीं समझाएंगे तो अच्छे से आप समझ नहीं पाइए। ये तत्व यानी कि एलिमेंट दोस्तों, ये सेम टाइप एटम से बना हुआ होता है, यानी एक समान परमाणु से मिलकर तत्व बना हुआ होता है। अगर इसको कितनों छोटा से छोटा टुकड़ा आप कर लीजिए, जो परमाणु से वो बना है वही रहेगा वो। जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब एलिमेंट है, तत्व है। इसको तोड़ दीजिए, गर्म कर दीजिए, जला दीजिए, फिर भी वो वही का वही रहेगा। लेकिन यौगिक क्या करता है, यौगिक क्या होता है, ये दो या दो से अधिक तत्व को मिलाएगा, या तो दो मिला सकता है या दो से ज़्यादा मिलाएगा, और उसका रेशियो फिक्स रहेगा, यानी उसका अनुपात जो है फिक्स रहेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं पानी H2O, यानी उसमें हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु देंगे तब वो पानी बनता है। अगर इसका रेशियो को गड़बड़ा दे हम लोग तो ये पानी का निर्माण नहीं करेगा। यानी यौगिक कंपाउंड बनने के लिए इसका रेशियो फिक्स होना चाहिए, तब वो यौगिक बनाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और जिसका भी फॉर्मूला होता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, जितने का भी फॉर्मूला होगा वो सारा का सारा यौगिक हो जाएगा, ठीक है। और तत्व का सिंबल होता है, प्रतीक होता है इसका, और यौगिक का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चलिए, तो हम क्या बोले, दो या दो से अधिक तत्व या तो यौगिक मिलेगा और एकल पदार्थ का निर्माण करेगा। वो पदार्थ कौन बनेगा, पदार्थ तो यौगिक बनेगा। तत्व तो हो नहीं सकता है, तत्व तो सिंगल रहता है भैया, लेकिन यौगिक तो डबल में रहता है, ट्रिपल में रहता है। इस बात को आप समझ गए। और यहाँ पे एक बात और बोले थे, अभी दूसरा डिफिनेशन बोले थे कि अगर दो या दो से अधिक अभिकर्मक रिएक्टेंट रिएक्ट करके, यानी उन दोनों के बीच रिएक्शन होके एक सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद का निर्माण करे, तो वो अभिक्रिया हमारा संयोजन अभिक्रिया या तो संश्लेषण अभिक्रिया होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है, सर ये अभिकारक या रिएक्टेंट क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले वो सब का सब अभिकारक कहलाता है। जैसे मान के चलिए आपको शादी में जाना हो, तो जो अगर शादी में हम लोग जाते हैं तो शादी में लड़का जाता है, बाराती सब जाते हैं, मतलब बहुत सारे आदमी जाते हैं, लेकिन सबका क्या नाम है, सबको बाराती कहते हैं। क्या कहते हैं, बाराती। अब वही जब शादी हो जाती है, शादी होने के पश्चात जब मुन्ना मुन्नी हो जाता है, तो वो शादी होने के उपरांत उसका प्रोडक्ट का निर्माण हुआ, प्रतिफल का निर्माण हुआ,
तो वो जो बाद में बना मुन्ना मुन्नी वो प्रोडक्ट हो गया। और जो उसमें भाग लिया था, शादी भैया शादी तो दो लड़का लड़की के बीच होता है, लेकिन अकेले थोड़े करता है, करवाया जाता है। पंडित जी रहता है, लड़की के माता पिता रहता है, लड़का के माता पिता रहता है, उनके सगे संबंधी रहते हैं। तो जो जो भाग लिया सब का सब अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और उसके उपरांत जो बना वो हमारा प्रतिफल है। जैसे अगर हम बात करें तो अभिकारक और उत्पाद आप समझ गए होंगे। और अब सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं तत्व के बीच अभिक्रिया करवा के, उसके बाद तत्व और यौगिक के बीच अभिक्रिया करवाएंगे, उसके बाद यौगिक के बीच अभिक्रिया करवाएंगे, तब देखेंगे तो क्या क्या बनता है हमारे पास। सबसे पहले अगर तत्व की बात करें तो तत्व में कार्बन ले लीजिए और ऑक्सीजन ले लीजिए। जब इसको जलाइएगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन को जलाइएगा, कार्बन में आप लकड़ी को जला सकते हो, ग्रेफाइट है उसको जला सकते हो, कोई भी कार्बन जिसमें कार्बन हो, जब जलाइएगा उसको तो जलाने का मतलब हुआ उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बनता भी है। अगर किसी भी चीज़ को जलाते हैं इसका मतलब ये हुआ जो उसका अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवा रहे हैं। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है, ठीक है, गैस है। अब जब हुआ तो ये देखो ये एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। जब एलिमेंट मिला तो एक कंपाउंड बनाया, एक यौगिक बनाया। इसी प्रकार से अगर दूसरा कुछ एग्जांपल ले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये दोनों मिलेगा तो H2O यानी पानी का निर्माण करेगा। ये सब एलिमेंट है, तत्व है। इस तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो पानी का निर्माण हुआ, पानी के एक अणु का, यानी कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलेगा तो पानी का एक अणु बनेगा। क्या बनेगा? पानी का एक अणु बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। अब चलिए, और आपको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताए थे, मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे हम। अगर नहीं देखे हो क्लास तो जाके एक बार देखिएगा उसको। मैग्नीशियम रिबन, इसको जो अब हम लोग जलाए थे सेंड पेपर से रगड़ कर, जलाना मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाना। तो ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम, इसको भी संतुलित कर लीजिए। मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड बना था। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जब 2 ठो तत्व मिलता है तो एक यौगिक का निर्माण कर लेता है वो, यानी 2 पदार्थ मिलके एक पदार्थ का निर्माण करता है, सिंगल पदार्थ का। तब वो हमारी अभिक्रिया जो होगी वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, अन्यथा नहीं कहलाएगी। अब चलिए, इतना बात को हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक तत्व को लेते हैं और एक यौगिक को लेते हैं, उसको रिएक्शन करवाते हैं, जो उसके रिएक्शन के फलस्वरूप क्या निकलता है हमें। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाइएगा तो ये आपको बना के देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे देखिए, ये हमारा यौगिक है और ये हमारा तत्व है, यानी ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है। जब ये दोनों जुटा तो हमारे पास एकल पदार्थ का निर्माण हुआ। इसको प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। यानी एक तत्व और एक यौगिक मिला तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, अब दूसरा, अगर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसको जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाइएगा तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी यहाँ पे ये यौगिक है, ये तत्व है, ये दोनों रिएक्ट किया, एकल पदार्थ हमको बना जिसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको भी
बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 2 ठो यहाँ पे है, 2 ठो यहाँ पे है, 2 2 4 ठो हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 ठो है। ऐसा कीजिए, जो 2 से अगर यहाँ पे हम गुना कर दें, 2 दूना 4, 2 6 हो जाएगा। देखिए 3 दूना 6, 6 को ऑक्सीजन इधर, और यहाँ पे 2 दूना 4, 2 6 को इधर हो गया। यहाँ पे सल्फर 2 ठो है, यहाँ पे भी सल्फर 2 ठो है। बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग पहले कौन सा एग्जाम्पल लिए, पहले 2 ठो तत्व को अभिक्रिया करवाए, उसके बाद एगो यौगिक और एगो तत्व का अभिक्रिया करवाए। अब जो है हम लोग 2 ठो यौगिक को अभिक्रिया करवा के देखते हैं जो क्या परिणाम आता है। यानी कि अगर हम लोग ले कैल्शियम ऑक्साइड, इसको अगर जल से अभिक्रिया करवाए, ये कैल्शियम ऑक्साइड इसको कली चूना के नाम से जानते हैं, जो हम लोग घर में चूना मारने के लिए लाते हैं। पेड़ सब में देखते होंगे मारते हैं चूना, वही चूना है कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड में आप पानी डालिएगा तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है और उष्मा का भी उत्सर्जन बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलता है। अगर आप लोग चूना बनाए होंगे घर पे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये भैया, जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से रिएक्ट किया तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये यौगिक है, ये भी यौगिक है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना, इसको बिना बुझा हुआ चूना, और इसको बोलेंगे बुझा हुआ चूना। अब बहुत बच्चे यहाँ पे इस चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, जो बिना बुझा हुआ चूना कौन है और बुझा हुआ चूना कौन है। तो इसको देखिए, समझिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है जो निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो जब आपको पता नहीं होगा तो फिर आप गलत मार दीजिएगा। ऐसे याद रखिए, बिना बुझा हुआ चूना में, यानी बिना बुझा हुआ कहने का मतलब वो जल रहा है, समझना ऐसे, वो जल रहा है और उसमें पानी दे दिए तो बुझा गया, वो यानी बुता गया। तो जल रहा था, उसमें पानी डाले, वो बुत गया, यानी वो बुझ गया। तो ऐसे करके जो है आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी से अभिक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, सिंगल प्रोडक्ट, एकल उत्पाद बनाया, ठीक है। अब देखिए, अब इस चीज़ से हम लोग दीवार पे पुताई करते हैं, पेड़ पौधा पर जो है उसके जड़ में पुताई करते हैं, इससे रंगते हैं। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में वहाँ पे देखने को मिलती है, जिस समय हम पुताई करते हैं उसका रंग तो फीका फीका होता है, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिन के बाद चमक आ जाती है उस पर, उजला उजला बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है समझिए। जब आप पोत के आ गए हो, रंगाई करके आ गए हो, अब ये अपना काम शुरू करेगा। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अपना काम शुरू करेगा। हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैस है, उसमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आप लोग जानते होंगे इस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। अब ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, उससे दोस्ती करेगा, बोलेगा देख मेरा ज़िंदगी तो बेरंग है, ऐसा कर तू मेरे ज़िंदगी में आ जा और मेरी ज़िंदगी में रंग भर दे। कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा सच बात बोला था, मैं भी वैसे नज़र नहीं आता हूँ, अगर मैं तेरे में मिल जाऊँ तो कम से कम तेरे वजह से मुझे भी याद रखा जाएगा, मुझे लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तो ये बोला चल दोस्ती कर ले। अब ये बोला चल दोस्ती तो हम कर लेंगे, दोस्ती का नाम क्या रखेंगे? तो बोला देख भाई, जब तुम और हम मिलेंगे तो CaCO3 बनाएंगे, साथ में पानी भी बनता है वाष्प, इसको अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं। जब ये दोनों मिलेगा तो CaCO3 बनाएंगे और हमारा नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप लोग फुल वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स पिन किया हुआ है, जाइए एक बार देख लीजिए। तो ये बोला हमारा नाम कैल्शियम कार्बोनेट होगा
और जब ये रिएक्ट करता है तो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद, कुछ देर के बाद ये चमकना शुरू कर देता है। चमकना ये कैल्शियम कार्बोनेट शुरू कर देता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का भी फॉर्मूला CaCO3 होता है। खड़िया जानते हो, चौक जिससे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, सिलेट पर जो लिखते हैं चौक, उसका भी फॉर्मूला यही होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी है ये, उसी का नाम। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। तो ये जो हम लोग चूना था, चूना में पानी मिलाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया किया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, और संगमरमर का भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चौक का भी फॉर्मूला यानी खड़िया, उसका भी फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। अब जो है यहाँ पर एक चीज़ हमें देखने के लिए मिला था, जो ये चूना को जब पानी डाले थे, पानी में चूना डाले थे, तो यहाँ पे उष्मा भी निकला था। और ये प्रोसेस जो धीरे चलता है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। उष्मा भी निकला था। तो यहाँ पर एगो अभिक्रिया का टाइप ये भी होता है, उष्मा छिपी अभिक्रिया या एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन या उष्मा छिपी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी प्रोड्यूस होता हो, उष्मा भी उत्सर्जित होता हो, वैसी अभिक्रिया उष्मा छिपी अभिक्रिया या एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जो उष्मा छिपी अभिक्रिया का एक समीकरण दो, ये समीकरण भी आप दे सकते हैं। या CH4 मीथेन, CH4 जब इसको आप जलाइएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, पानी बनाता है, साथ में ऊर्जा निकालता है। कौन सा? उष्मा ऊर्जा। कौन ऊर्जा? उष्मा ऊर्जा निकालता है जब मीथेन को आप जलाइएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, श्वसन जिसमें हम लोग जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वैसे तो हवा को ग्रहण करते हैं, सांस में हवा लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, वो फेफड़ा के बाद का काम है। फेफड़ा तक हमारा हवा ही जाता है, फेफड़ा के बाद ऑक्सीजन जाता है जो ग्लूकोज को तोड़ता है। तो वहाँ पर भी अभिक्रिया जो होती है वो उष्मा छिपी ही होता है। इसीलिए श्वसन को भी उष्मा छिपी अभिक्रिया कहा गया है। या साग सब्जी का जो कंपोस्ट बन जाते हैं, कहने का मतलब कहीं पे अगर कचरा आप रख दिए या साग सब्जी कुछ रख दिए, कुछ दिन के बाद जब वो सड़ता है तो देखते होंगे उष्मा निकलती रहती है उसमें से, गर्म लगेगा वो। तो वहाँ पर भी जो अभिक्रिया हो रही है वो उष्मा छिपी अभिक्रिया ही है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन ही है। तो उम्मीद करता हूँ जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन को अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब सर जी इसको हम पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने के लिए दिमाग में एक चीज़ रखिएगा, अगर कोई रिएक्शन है और रिएक्शन के बदला एक ही तो प्रोडक्ट बन रहा है सिंगल, तब वो संयोजन अभिक्रिया होगा या कॉम्बिनेशन अभिक्रिया होगा। तो इसको समझाने के लिए हम 1.5 से 2 मिनट में भी समझा सकते थे, लेकिन इतना समय लग गया और आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिला होगा। धन्यवाद।